हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। देखो भाई, पहला अनाउंसमेंट्स तो आपके लिए ये है। पहले से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका नाम बोल देता हूँ। टॉप सीक्रेट मैसी है, अरविंद है, अभिलेश है, बुद्धि प्रकाश है, रोहन है, दीपक है। ठीक है। एक अनाउंसमेंट ये है कि कल आपको पता हो तो टेस्ट है, हाइब्रिड टेस्ट है 3 नंबर का। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, टारगेट बैच वालों की बात कर रहा हूँ, टारगेट बैच वालों का और 12th वालों का भी है। 12th वालों का टाइमिंग 11 से है और टारगेट वालों का 2 बजे से है ना। तो 2 बजे से टारगेट वालों का टेस्ट है, 12th वालों का भी है, 11th वालों का भी है। और वो हाइब्रिड टेस्ट है, मतलब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 50 आएंगे बायोलॉजी। ये हाइब्रिड टेस्ट है ना। जैसे ही अपना सिलेबस आगे बढ़ जाएगा तो अपना माइनर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे अपन, है ना। ठीक है। उसके बाद गौरव जुड़ा है, निर्जला जुड़ी है। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाओ भैया। जुड़ने का काम बहुत जल्दी किया करो, जिससे क्या है अपनी कहानी आगे बढ़ा सकें, है ना। देखो अक्षय जुड़ा है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बुद्धि प्रकाश, हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ, जुड़ने वाले लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर क्या अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आगे। देखो बच्चों, आज क्या है वो जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। टॉप सीक्रेट, हाय सर, वेरी गुड। देखो भाई, यदि कल वाली चीज़ों की बात करी जाए तो मैंने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बनाए थे। क्या बनाए थे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बनाए थे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का भैया अपन ने जो देख लिया था, टाइडल वॉल्यूम देख लिया था, IR भी देख लिया था, ER भी देख लिया था, और भैया क्या देख लिया था, R भी देख लिया था, रेसिडुअल वॉल्यूम देख लिया था। हुआ क्या था, उनको एक बार स्टार्ट करता हूँ। अब्बू कम खान, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जुड़ते रहो भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कल का आपका टेस्ट है तो जल्दी से आपको फ्री करेंगे, है ना। देखो भाई, कल आपने जो पढ़ा था आज उनको नहीं लिखेंगे यहाँ, लेकिन उनको आना चाहिए आपको, है ना। कल आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्या पढ़ा था बेटा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। आज पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। कैपेसिटीज, ठीक है। कल आपने जो पढ़ा था वो ऐसा सा कुछ पढ़ा था कि सर ये तो है टाइडल वॉल्यूम। आपने बोला था कि सर ये वाला टाइडल वॉल्यूम चल रहा है और ये टाइडल वॉल्यूम सर जिसको अपन ने टीवी पे ऐड आते रहते हैं 500 बार, ऐसे याद किया था। फिर अपन ने बोला था कि सर एक ऐसा होता है जब अपन नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में अपन कितनी एयर और ब्रीद इन कर सकते हैं, उसको आपने नाम दिया था IRV। मतलब नॉर्मली अपन इसको ब्रीद इन नहीं करते, अपन ने उसको रिजर्व रख रखा है, अपन ने रिजर्व रख रखा है। इसका मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ और उसके बाद में अपन कितनी अंदर ले सकते हैं एयर, वो क्या था? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आ गया। फिर एक ऐसा वॉल्यूम था बेटा जो आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, देखो ये दोनों वर्ड अब जोड़ रहा हूं मैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन से बाहर निकाल सकते हो। इस वाली चीज को आपने बोला था भैया ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आप इतनी हवा आपने अंदर रख रखी थी, अब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में उसको फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो। ये फोर्सफुली इंस्पायर है, ये फोर्सफुली एक्सपायर है, ठीक है। फिर आपने बोला था कि सर एक ऐसी होती है 1100 से 1200 ml ऐसा होता है जिसको कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता,
उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना भैया, 1100 से 1200 ml ऐसा होता है जिसको कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब देखना, यदि आपसे एक चीज में क्वेश्चन पूछूं रेसिडुअल वॉल्यूम पे कि बच्चा, मान लो किसी के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है ना, किसी लेडी के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो पता है अपन पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा जन्मने के, बर्थ के बाद में मरा है या फिर वो बर्थ कैनाल से ही पहले मर गया। इसका पता कैसे लगाएंगे, जब बच्चा पहली बार बाहर आएगा वेजाइनल कैनाल से, सॉरी बर्थ कैनाल से, तो बर्थ कैनाल से जस्ट बाहर आएगा तो भैया वो पहली सांस लेगा, तो पहली सांस में कौन चला जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब यदि वहां रेसिडुअल वॉल्यूम है तो अपन पता लगा लेंगे कि भैया ये बच्चा जन्मने के बाद मरा है ना, और रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब वो जन्मने से पहले ही मर गया। ठीक है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गई आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बाद में अब आता है बेटा वास्तव में क्या चीज, कैपेसिटीज। देखना ये वाली चीज अपन कितनी एयर, देखो कैपेसिटी का मतलब है, यदि मैं पहला लिखता हूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, यदि मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूं, कितना इंस्पायर कर सकता हूं। देखो ये टीवी तो मैं इंस्पायर नॉर्मली कर सकता हूं, अब मैंने ये IRV क्या किया, और मैं क्या कर सकता हूं, इंस्पायर कर सकता हूं। इसका मतलब IC इज इक्वल टू क्या होता है भैया, IRV प्लस भैया ये कौन, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब आप फोर्सफुली कितना आप इंस्पायर कर सकते हो, है ना। आपने नॉर्मल क्या किया, एक्सपायरेशन किया, और उसके बाद में कितना इंस्पायर कर सकते हो, ये है कौन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना। और एक चीज बताओ, ये भी फोर्सफुली करोगे, ये भी फोर्सफुली करोगे, है ना। दूसरा देखना, नेक्स्ट जो भी है उधर 5, ये शायद 5th है, 6th पे अपन बात करते हैं भैया EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ये वाला पार्ट कि आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, तो देखो ये टीवी तो करते ही करते हो, है ना। तो यहां से यहां तक की कहानी, यहां से यहां तक की कहानी कौन है, कौन बेटा, आपका ERV प्लस कौन होता है भैया, RV। क्या कहानी हुई, क्या कहानी हुई भैया, ये हुई कि जब अपन नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर रहे हैं, जब टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम में कितनी एयर अंदर रह सकती है ना, अंदर रह सकती है। टाइडल वॉल्यूम चल रहा है तो भी तो लंग्स में ये वाली पड़ी है, इस वाली को आपने क्या बोला था, इस वाली को क्या बोला था, ERV, इस वाली को क्या बोला था, IRV, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक की कहानी, यहां से लेकर यहां तक की कहानी बेटा कौन है, FRC, कौन है बेटा, FRC, ठीक है। देखना 8th नंबर पे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि लंग्स में कितनी एयर रह सकती है, या लंग से मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है। कैपेसिटी की बात कर दी ना, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब नॉर्मल यदि अपन बात करें तो कितनी एयर अंदर जा सकती है और कितनी मैक्सिमम एयर कितनी बाहर निकाली जा सकती है। मान लो जब मैंने
तो इसका मतलब ये IRV, TV और ERV ये सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या आता है बेटा, VC, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आ गया बेटा, IRV प्लस कौन आ गया, TV प्लस कौन आ गया, ERV। ठीक है। एक आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। लंग की तो यार अपन अंदर बाहर तो कितनी कर सकते हैं, VC कर सकते हैं, लेकिन ये 1100-1200 जो कभी बाहर निकाली जा सकती, ये भी तो उसी में ही है। तो भैया ये आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब है या तो VC के साथ क्या जोड़ दो, RV जोड़ दो, या सारे नाम लिख दो, IRV, TV, ERV, RV। तो मैं ये कर रहा हूं कि TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV। ठीक है। अब इसको एक बार समझो आप लोग, मैं भी चाय पी लेता हूं। बताओ देखें ये वाली कहानी कितनी समझ में आई है। उसके बाद कुलदीप आया है, सिद्दीक खान आया है, चिराग आया है, मे आई कम इन सर? यस। बताओ देखें ये समझ में आया है क्या? एक अलग एंगल से और समझाऊंगा, लेकिन अभी बताओ ये समझ में आया है क्या? बताओ भैया देखें, नासिफ खान स्मिथ, अरे वाह नासिफ खान स्मिथ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। अक्षय डंगायच, बुद्धि प्रकाश, फुल सर, बहुत बढ़िया अपना तकिया कलाम है। दीपक, निर्जला, रोहन, सिद्दीक, गौरव, वेरी गुड हो गया। नासिफ खान स्मिथ, गुड, वेरी गुड। अब एक एंगल से और समझाता हूं इसको, एक एंगल से और समझो, इनकी डेफिनेशंस पूरी याद हो जाएंगी आपको। यहां से समझाता हूं, यहां से TLC से। TLC पूरी की पूरी आ रही है ना? TLC से समझना सारी कि एक बात बताओ, TLC वाले बंदे के RV तो पहले ही है, ERV नॉर्मल रहती है, ये टाइडल वॉल्यूम ये चलता रहता है। ठीक है। अब उसने किया क्या है, यदि अपन ये शो कर दें कि उसने IRV की है, IRV की है, तो पूरा का पूरा उसकी कहानी ये हो गई। इसका मतलब यदि मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है, इसका मतलब IRV लेके गया हूं, ये TV लेके गया हूं, ये ERV पहले से ही थी, RV पहले से ही थी। ERV और RV जिनको मिला के FRC बोलते हैं, ये तो नॉर्मल रहती हैं। तो ये है। अब मैं लेके क्या गया, IRV लेके गया और TV लेके गया। इंस्पायरेशन किया है मैंने फोर्सफुल, तो फोर्सफुल में यही तो लेके गया हूं, IRV और TV यही लेके गया हूं। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाए, TLC की डेफिनेशन कैसे लिखी जाए? आज ही का ये काम है आपका, है ना, कि जब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद यदि फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, तो उस टाइम जितनी एयर लंग में प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, TLC। क्या बोलते हैं बेटा, TLC। ठीक है।
तो फिर इसका 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 कैसे करेंगे भैया, इसका वीसी का कैसे करेंगे? वीसी का क्या है कि जब मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दिया, ठीक है, उल्टी तरीके से समझना, इस बार थोड़ा नया तरीका आजमा रहा हूं बच्चों पे। जब मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दिया तो इस टाइम मेरे पास में कौन है, टीएलसी। और यदि मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, यदि मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं तो देखो ये तो निकलेगी नहीं, और निकलेगा कौन, यहां से लेकर यहां तक। तो सीधी सी अपने पास डेफिनेशन हो गई कि वो वाली एयर जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कितनी बाहर निकाली जा सकती है, वो पूरी की पूरी क्या हो गई भैया, वीसी, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ये भी निकल गई, है ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना किया जा सकता है ना। या आप कह सकते हो इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना बाहर निकाला जा सकता है। मतलब इस वीसी की दो डेफिनेशन बनती हैं। या तो आप ऐसा कर दो कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना निकाला जा सकता है, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना किया जा सकता है। दोनों बातें सेम सी हैं। दूसरा, एफआरसी पे आओ। जब अपन नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चलता रहता है, तो मान लो आपने टीवी बाहर निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, उस टाइम जितनी एयर लंग में प्रेजेंट रहती है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितनी एयर लंग में बसती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ईसी की, वही। अब तो सिंपल ही हो गई, यदि इसकी और इसकी यदि समझ में आ गई तो इनकी वैसे ही हो गई कि भैया नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में कितना एक्सपायर किया जा सकता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल के बाद में कितना एक्सपायरेशन किया जा सकता है, ये किया जा सकता है और ये किया जा सकता है। तो टीवी और ईआरवी को ही तो क्या बोल रहे हैं, ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है ना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल कहानी चल रही है, नॉर्मल कहानी चल रही है, तब आप ये कितनी एयर अंदर ले सकते हो, ये कौन सी हो गई, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बात आई समझ में? अब पक्का समझ में आ जानी चाहिए। यदि अभी भी नहीं आए तो भैया एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना जब ये YouTube पे डले तो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आपका जो कल का जो रेसिडुअल वॉल्यूम्स अपन ने पढ़े थे, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है, आज कैपेसिटीज पढ़ी हैं। तो ये आपका लिखना क्या है भैया, लिखना क्या है आपका, वास्तव में इनकी डेफिनेशन लिखना आज आपका क्या है भैया, होमवर्क है इनकी डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन लिखते टाइम पहले रफ कॉपी में इसको 2 बार बना के देखना। इस वाली चीज को जब बनाओ तो आपके दिमाग में वो डेफिनेशन चलनी चाहिए, प्लस ये तो याद होनी चाहिए। यदि आपने इसका बेसिक समझा है, यदि इसका बेसिक समझा है तो कोई हार्ड नहीं है। खुद के सांस लेने और खुद के सांस निकालने से समझना, है ना। अब जैसे चलो बना लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप लोगों से 1-2 सवाल पूछता हूं, 1-2 सवाल पूछता हूं, जल्दी से उनके आंसर लिखना। देखते हैं, देखें कितने बच्चे लिख पाते हैं। देखिए कितने बच्चे लिख पाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आपको आंसर देना है। इतनी देर में आपने सुना है, क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से आंसर दो। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है, इसको क्या बोलेंगे। नो, कोई भी नहीं। अभी तो सारे लिख रहे थे सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा है,
नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में जितनी एयर एक्सपायर की जा सकती है उसको क्या बोलेंगे? अक्षय लिख रहा है वीसी। और लिखो देखें। नहीं, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में कितनी एयर बाहर निकाली जा सकती है? एंड दिस वन इज ईसी। क्या हो जाएगी? ईसी। अक्षय ढंग से समझना बेटो। सिद्दीक खान ERV। अरे दादा भाई, ये वाली कहानी ऐसा नहीं है, ERV की तो अलग ही कहानी है। बुद्धि प्रकाश EC। एक और बोलूं, एक और बोलूं यदि आपके समझ में आ जाए तो? सचिन गुजर EC, वेरी गुड, है ना। अक्षय बेटा ढंग से सुनना क्वेश्चन इस बार। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में जो एयर लंग में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। उसके बाद रोहन ने भी आंसर दिया था। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में लंग में जो एयर प्रेजेंट रहती है उसको क्या क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर दो बेटा। और नो, किसी के भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में जो एयर लंग के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? अक्षय डंगायस TLC, वेरी गुड आंसर। सिद्दीक खान RV, नो बेटा सिद्दीक तेरे इसका मतलब ये चीजें समझ में नहीं आई। गौरव RV, नो नो। बुद्धि प्रकाश RV, नो नो। दीपक RV, नो। अभिलेष TLC, वेरी गुड TLC। रोहन RV, निर्जला RV, नो 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 नो। क्या किया है समझो इस वाली बात को। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया। अब अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है? तो ये भी प्रेजेंट है, ये पहले से ही प्रेजेंट है, तो इन सारे को एक बार क्या बोलते हैं अपन? TLC। क्या बोलते हैं? TLC। अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में द मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड इज कॉल्ड एज। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा हवा जो बाहर निकाली जा सकती है उसको क्या बोलेंगे? नो, VC। अक्षय डंगाइज, अक्षय ने पकड़ लिया कहानी। VC बिल्कुल, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही लिखने की भाई। बुद्धि प्रकाश VC। सिद्दीक खान, सिद्दीक इस बार बढ़िया है VC, इस बार पकड़ी है तूने बेटा। रफ कॉपी में इस वाले डायग्राम्स को, इन कैपेसिटीज को दो दो बार लिखोगे तब याद होंगी। फिर रेंडमली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद दीपक ने भी दिया है VC, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, है ना। निर्जला ने भी दिया है VC, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं भैया एक्सचेंज। एक्सचेंज ये तो हो गया। ये अपन कर क्या रहे थे? अपन कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको भैया अंदर बाहर लाने की कहानी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पहला पॉइंट ब्रीदिंग वाला, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वाला खत्म किया है। ये अपन कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, कितनी अंदर ले सकते हैं, ये अपन ने किया है। इसके बाद आया है भैया, इसके बाद आया है
कि एक्सचेंज O2 CO2 का कैसे होगा, एक्सचेंज O2 CO2 का कैसे होगा, इसकी बात चलेगी बेटा। एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 सेकंड पॉइंट चलेगा बेटा। अब देखना भाई, सेकंड पॉइंट क्या था, किसी को ध्यान हो, उसके बाद में भी आंसर दिया है, रोहन ने आंसर दिया है, निर्जला ने आंसर दिया है। देखना अब जो कहानी चलेगी वो चलेगी सेकंड पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट क्या था, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब अपने को एक काम करना है, इसका थोड़ा सा तो एनाटॉमिकल पोर्शन तो मैंने बता दिया था, आज उसकी डिटेल भी देखेंगे। इसका मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज, मतलब अपन एक काम कर रहे हैं, O2 CO2 को अपन किस पे चढ़ाने के काम करेंगे भैया, अपन ब्लड में चढ़ाने का काम करेंगे, जिससे ब्लड क्या कर सके, उसका ब्लड उसका ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ बातें आती हैं भैया। इसमें बातें क्या आती हैं, ये सबसे पहले आपको समझना है पार्शियल प्रेशर। क्या समझना है भैया, पार्शियल प्रेशर समझना, इस वाली बात को, पार्शियल प्रेशर को। देखना ये कोई मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। यदि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से मान लो कोई एक गैस है, उसका कंट्रीब्यूशन जितना है ना, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। कंट्रीब्यूशन ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस, मान लो इसमें O2 है, तो ये O2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ O2 इसको इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस वाली चीज को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और इसको लिखते ऐसे हैं बेटा PO2 पार्शियल, और इसको पढ़ते ऐसे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सेकंड, मान लो यहां CO2 भी है, मान लो यहां CO2 भी है, तो अपन क्या करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे ऐसे। ये वाली बात क्लियर हुई। सबसे पहली बात अपने को किसकी करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। तो अब अपने को पता लग गया कि जो भी गैसेस का मिक्सचर है उसमें O2 कितनी है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, और CO2 कितनी है। तो वहां से अपने क्या निकल के आ गए, PO2, और क्या निकल के आ गए, PCO2 निकल के आ गए, है ना। अब यहां से अपनी एक चीज ये और डिपेंड करेगी, एक ग्रेडियंट चाहिए कहीं भी अपने को दो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर ग्रेडियंट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब
बात करते हैं कौन कौन सी चीज, कौन कौन से फैक्टर काम में आते हैं भैया कि देखो अब अपन बात करते हैं कि इन दो के बीच में यदि प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है, ये जगह साइट 1, ये है साइट A और ये है बेटा साइट B। इनके बीच में यदि कोई चेंजेज होंगे, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 होंगे, तो कौन कौन से पॉइंट इनमें काम करेंगे। मान लो सबसे पहला तो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। यहां मान लो कोई भी P है ना, मान लो यहां PO2 ज्यादा है और इधर PO2 कम है ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर या आप इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। भाई सबसे पहला तो क्या चाहिए, सबसे पहला तो क्या चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, है ना। ये फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग अभी लिखूंगा, ठीक है। प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहला हो गया जो इस वाली चीज से इनको इधर से इधर क्या कर सकता है, ले जा सकता है। अब अपना पहला काम हो गया कि ये जो भी अपन ने मेम्ब्रेन दे रखी है इसके थ्रू ये चला जाएगा। और एक चीज बताओ, यदि ज्यादा से कम की तरफ जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो, डिफ्यूजन। क्या बोलते हो, डिफ्यूजन। फैक्टर अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, कोई भी सरफेस है ना। तो पहला तो ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इधर चली जाएगी। अब लेकिन एक चीज बताओ, दूसरा नंबर का और सबसे शानदार और हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट, खतरनाक वाला पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट कि इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है। मान लो इधर मैं 100 दिखा रहा हूं, इधर 40 दिखा रहा हूं, कम है ना। और ये जो दिखाएंगे तो अपन किस में दिखाएंगे, mmHg में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मान लो इनमें तो ग्रेडियंट कितने का बना, यहां पे यदि आप प्रेशर ग्रेडियंट बना रहे हो तो यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट कितने का बना, 60 का। मान लो कोई ऐसा हो कि इसका भाई साहब एक है जो 100 से 40 की तरफ जा रही है और एक ऐसे मान लो 45 से किस तरफ जा रही है भैया। यदि इसको पूरा सही से ही लिखो तो 104 लिख लो, है ना। 104 से 40 की तरफ जा रही है और भैया दूसरी है जो 45 से किसकी तरफ जा रही है, 40 की तरफ जा रही है। इसका मतलब ग्रेडियंट बड़ा किसका है, ग्रेडियंट बड़ा है इसका, है ना। लेकिन ये देखो, ये 60 के ग्रेडियंट से जा रही है और ये 5 के ग्रेडियंट से जा रही है, लेकिन भाई साहब दोनों पूरी तरीके से जा रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो सोल्यूबिलिटी कितनी है उस जो अपन जिस गैस की बात कर रहे हैं, है ना। जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी उसको ग्रेडियंट कम चाहिए, है ना। तो ये मैं लिख रहा हूँ भैया O2 के लिए बात, और ये किसके लिए लिख रहा हूँ, CO2 के लिए बात। तो एक चीज़ बताना, मैं लिख रहा हूँ सेकंड पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, जितनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी उसको ग्रेडियंट क्या चाहिए, कम चाहिए। ये लो, यदि सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो भैया उसको ग्रेडियंट क्या चाहिए, ग्रेडियंट क्या चाहिए, कम चाहिए। सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ सोल्यूबिलिटी किसकी है, CO2 की। अब यहाँ से एक पॉइंट याद करो, CO2 की सोल्यूबिलिटी O2 से 20 to 25% ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक छोटे से ग्रेडियंट से ही अक्रॉस हो जाती है ना। मान लो अब इसको यदि मैं ऐसे दे दूं
कि ये इसको इधर आना है, बिल्कुल सही सही हो जाएगा। फिर समझ में तो आ ही गया। मान लो इसको 46 से इधर 40 की तरफ आना है ना, 46 से 40 की तरफ आना है, तो ये ग्रेडियंट इसमें छोटा सा ही ग्रेडियंट लगा। यहाँ यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, यहाँ ग्रेडियंट जो है वो कितने का है, 60 का। यहाँ ग्रेडियंट कितना है, 6 का, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट याद करो, सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times more than O2। अब बात समझ में आ गई क्या कि CO2 का बहुत सारे बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और ये वाली लाइन लेके आते हैं कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, ये इतने से ग्रेडियंट पे जा रही है और ये इतने बड़े ग्रेडियंट से जा रही है O2। बात समझ में आई। तो ये जो ग्रेडियंट है, इस वाले ग्रेडियंट पे ये सोल्यूबिलिटी यदि ज़्यादा है तो ग्रेडियंट क्या चाहिए, कम चाहिए, इसलिए CO2 चली जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो बेटा, तीसरा पॉइंट है इसकी थिकनेस। यदि ये ज़्यादा मोटी हुई, तो डिफ्यूजन कम होगा बेटा। इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखना बेटा, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यदि थिकनेस ज्यादा होगा, थिकनेस यदि ज्यादा होगा तो भैया डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा। और बहुत सारे डिफ्यूजन पढ़ाने के चक्कर में खूब सारे लोग भी भूल जाते हैं कि यार ये इस पे, इसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मोटाई कर दोगे तो डिफ्यूजन कम ही होगा यार, हमेशा मोटाई पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो ये देखो, अब ये वाली चीज़ें यहीं ऐसे इस तरीके से पढ़ा क्यों रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये साइट ए से साइट बी पे सिंपल डिफ्यूजन के जाने के लिए सबसे पहला तो क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट। इधर ज़्यादा होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे PO2 का अपन ने 104 ले लिया और इधर का क्या ले लिया, 40 ले लिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे चाहिए सोल्यूबिलिटी। यदि सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो ग्रेडियंट कम चाहिए। ये 60 किस जा रही है, ये 6 से जा रही है, क्यों, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। तो अपन ने एक NCERT की लाइन याद करी कि भैया CO2 की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो 20 to 25% क्या होती है, ज़्यादा होती है O2 से, इसलिए इसको ग्रेडियंट क्या चाहिए, कम चाहिए। तीसरे नंबर पे इसकी थिकनेस। यदि थिकनेस अपनी ज़्यादा हुई तो भैया डिफ्यूजन हमेशा क्या होगा, कम। तो ये अपने फैक्टर हुए भैया, 3 फैक्टर हुए जो क्या कर रहे हैं, अपने को क्या कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता लग गया कि ये साइट A है, इसकी मैं एल्वियोलाई की बात कर रहा हूँ, और ये साइट B है, ये जो ब्लड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो डायग्राम बनाया था अपन ने ब्लड कैपिलरीज, है ना, ब्लड पूरा लिखो बेटा, ब्लड कैपिलरीज, यहाँ की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखें इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री फायर लवर भी जुड़ा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। ठीक है, समझ में आई हैं चीज़ें, समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अब देखो O2 CO2 के यहाँ से एक बात है ना, NCERT की एक लाइन,
एक लाइन ये है, यहां से याद करवा रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 की मेन साइट कौन सी है भैया? O2 CO2 की मेन साइट कौन सी है? एल्व्यूलाई। वैसे तो एक्सचेंज आपको पता है कि अपन टिश्यू में भी पढ़ेंगे, ब्लड और टिश्यू भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन साइट कौन सी है? ये लो, मेन साइट कौन सी है बेटा? एल्व्यूलाई। कभी इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो बेटा ये वाली चीज ध्यान रखना, मेन साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 के लिए? मेन साइट कौन सी है? एल्व्यूलाई। ठीक है, यहां से यदि पूरी तरीके से फुल एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो ये अपने 45 ही लेके चलो बेटा, 5 का ग्रेडियंट लेके चलो। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि क्या अपने को और आगे क्या समझना है। ठीक है, लीजेंड गुरु भी जुड़े हैं, हाय सर। मालिक लीजेंड तो आप पहले से ही हो मालिक, हम तो लीजेंड भी नहीं है। देखो भाई, अब आपको समझाना है कि ये O2 CO2 कैसे एक्सचेंज होती है। देखना भाई, समझना, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2, ये अपना एटमॉस्फेयर है, ये अपना है भाई एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहले O2 समझना, ये वाली है आपकी एल्व्यूलाई। क्या है भैया? एल्व्यूलाई। एटमॉस्फेयर में जो PO2 होता है वो होता है 159। शायद यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, शायद थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, एटमॉस्फेयर में यदि अपन बात करें तो PO2 है बेटा 159 mmHg। ठीक है, और आपकी जो एल्व्यूलाई होती है उसमें PO2 होता है बेटा, यहां से याद करो आपका 104 mmHg। एक बार लिख लिया आपने 104, तो कहानी कैसी हो जाएगी? ये वाली चीज कहां आ जाएगी भैया? यहां अंदर आ जाएगी। आ गई अंदर। ये पास में से भैया ब्लड जा रहा है, ये कौन जा रहा है भैया? ब्लड जा रहा है। ठीक है, इस वाले ब्लड में, इसका मतलब यहां पे जो ब्लड आया है, ये वाला ब्लड आपको पता हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? वास्तव में यहां पे ऑक्सीजनेटेड होने आया है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कैसा होके आया है बेटा? ये वैसा होके आया है जैसा टिश्यू ने इसको दिया है, जैसा टिश्यू ने इसको दिया है। यहां एक फंडा काम करता है कि लाली देखन में चली मैं भी बह गई लाल। मतलब ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया है तो भैया इसके संपर्क में आके ये भी कैसा हो जाएगा? एल्व्यूलाई के जैसा हो जाएगा। तो जब ये यहां से जा रहा होगा तब अपन इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझना भाई। अब ये यहां से जो
टिश्यू से जैसा होके आ रहा था वैसे ही मान लिख रहा हूं मैं। यहां पे PO2 था बेटा 40 mmHg। कितना बेटा? 40 mmHg। इसका मतलब यहां पे PO2 है 40, तो ये वाली कहानी कहां आ गई बेटा? यहां से यहां आ गई, इधर आ गई। अब PO2 किसके पास होके जा रहा है बेटा? इसके एल्वुलाई के पास होके जा रहा है। लंग्स बोल दो या एल्वुलाई बोल दो, एल्वुलाई या लंग्स, है ना। ये इसके पास में हो जा रहा है तो इसके जैसा ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पंगा ये हो जाता है कि ये पूरी तरीके से इसके जैसा नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा कम रह जाता है। और कितना रह जाता है? 95 mmHg। ये वाली बात, ये थोड़ा सा कम क्यों रह जाता है? ये 104 का 104 क्यों नहीं हुआ, है ना। ये आपको समझाएंगे जब आपको हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व समझाएंगे, है ना। अभी इसको इतना एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। आप तो ये करो कि ये 104 के पास में आके कितना होके चला जाता है? 95। अब ये एक चीज बताओ, टिश्यू के पास में आया, ये टिश्यू है भैया कलेक्टर, और टिश्यू का आपको पता ही है, टिश्यू का आपको पता है, टिश्यू का आपको पता है कि टिश्यू, ये ब्लड इसके पास में से होके चला गया, ये ब्लड इसके पास में से होके चला गया। इसका मतलब ये इतना था, क्योंकि ब्लड इसके पास में चला गया तो टिश्यू जितना होके चला गया, कितना होके चला गया? 40 था। और यहां ये वाली कहानी क्या आ रही है बेटा? यहां आ रही है 95। तो 95 से कहानी कहां चली जाएगी? यहां चली जाएगी। अब ये इसके पास में से गुजरा, ये इसके पास में से गुजरा, तो भाई साहब ये कैसा होके गया? इस टिश्यू जैसा होके गया। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम टू सेम कैसा रहेगा? सेम एज टिश्यू। किसके जैसे रहेंगे? टिश्यू के जैसे। अब आपने इधर ये वाली कहानी बना दी कि ऑक्सीजन के लिए एक ग्रेडियंट सेट है, ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट सेट है। एटमॉस्फेयर में कितना भैया? 159, एल्वुलाई में कितना? 104, ब्लड में कितना? 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और टिश्यू में कितना बेटा? 40। तो एक ग्रेडियंट सेट है। मैं यहां लिख रहा हूं ग्रेडियंट फॉर O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई। ये ऐसे का ऐसा एक ग्रेडियंट सेट है, देखना। 159 एटमॉस्फेयर, एल्वियोलाई में कितना आया बेटा? 104 एल्वियोलाई। आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना? 95, ऑक्सी ब्लड में कितना? 95, और टिश्यू में कितना बेटा? 40। इसका मतलब ये एक ग्रेडियंट सेट है, एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई के लिए इसका ग्रेडियंट सेट है। 159 mmHg, 104 mmHg, 95 mmHg और 40 mmHg, ये ग्रेडियंट सेट है। ये अपनी धरती ने ये वाला सिस्टम सेट कर रखा है ना, कि भाई साहब एक ग्रेडियंट ऐसा कैसा सेट हो जाए, है ना। अब देखना, ये वाला जो ब्लड है, यहां O2 काम में आई, यहां O2 काम में आई, तो बेटा और यहां कौन बन गई? यहां पे बन गई CO2, तो यहां PCO2 बन गई 46। कितनी बन गई बेटा? 46। यहां इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास में जो होके आया है, उसके पास में PCO2 होता है बेटा 40। कितना होता है बेटा? बेटा ये फिक्स NCERT का ही कर लो, 45 कर लो। इसके पास कितना होता है? 40। तो जब PCO2 है भैया 40, तो ये वाली कहानी कहां से कहां जाएगी? यहां आ जाएगी। ये इसके पास में से होके गुजरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम टू सेम किसका रहेगा? टिश्यू जैसा। तो यहाँ PCO2 इसके पास में से होके गुजरा है,
तो कितना है भैया 45। इसका मतलब एल्वुलाई के पास में जब ये आया तो भैया यहाँ PCO2 कितना है 45। ये यहाँ है बेटा PCO2 40, तो यहाँ से यहाँ कहानी अपने आप चलेगी, CO2 यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, है ना। तो भैया एटमॉस्फेयर में PCO2 होता है 0.3, ओनली 0.3। तो ये वाली कहानी कहाँ आ गई, बाहर आ गई। अब कहानी समझ में आई है क्या? इसका मतलब CO2 के लिए एक ग्रेडियंट होता है, CO2 के लिए एक ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट फॉर CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एटमॉस्फेयर। बेटा ये फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू टिश्यू आएगा बेटा, या एल्वुलाई टू टिश्यू लिख सकते हो, है ना। टिश्यू टू एटमॉस्फेयर एक ग्रेडियंट रहता है अपनी बॉडी में भी, है ना। तो ये कौन कौन सा था 45, 40, फिर आपका यहाँ भी क्या है, ये आपका जैसे ही गुजरा तो आपका 45 हो गया, फिर यहाँ गुजरा तो क्या हो गया 40 हो गया, और आगे हो गया 0.3। 0.3 किस में होता है, एटमॉस्फेयर में। 40 कितना होता है, एल्वियोलाई में। और ब्लड में कितना होता है भैया 45। देखो कहानी, और ये 45 किस में होता है, टिश्यू में। ठीक है, इसका मतलब एक ग्रेडियंट सेट रहता है, ऐसा कैसा एक ग्रेडियंट सेट रहता है जिससे चीजें क्या होती हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाती रहती हैं। देखिए बताओ ये वाली कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, कमेंट करके बताओ। देखें रोहित शर्मा आया है भैया। भैया IPL खेलने नहीं जाना क्या भाई, आज तुम मैच है तेरा? क्लियर सर, वेरी गुड यार। हाँ बेटा अभी चेक करो, हाँ अभी चेक करो। हाँ हाँ, वर्क पावर एनर्जी घट गया ना। वेरी गुड। आलोक मीना भी जुड़ा है। अक्षय डंगायच, अक्षय डंगायच, सीहा, चिराग, यस सर समझ में आया है। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया है तो मज़ा आ गया, ऐसे मान लो समझ में आया है तो मज़ा आ गया। बुद्धि प्रकाश, हाँ सर। लीजेंड गुरु 100% आइए सर। लीजेंड गुरु किसने नाम चेंज किया है भाई, नाम तो लिख दो भाई। निर्जला, वेरी गुड। दीपक, वेरी गुड। भैया सिद्दीकर आज लोग जुड़े नहीं शायद, है ना। रोहन, यस सर समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा अब देखना, एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें पता है, एनसीईआरटी ने इनकी टेबल बना रखी है, इनकी और इनकी टेबल बना रखी है। वो टेबल भी इसमें आ गई, एक डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम भी आ गया। बस थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, ये वाली कहानी ऐसे जा रही है, ये वाली कहानी ऐसे जा रही है। मतलब कहानी टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वुलाई, इधर कहानी एल्वुलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए CO2 वाले में अपन लिख देते हैं टिश्यू टू ब्लड, है ना, टिश्यू टू ब्लड और फिर ब्लड टू एल्वुलाई एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। ठीक है, और इसके लिए लाइन दे रखी है एल्वुलाई टू ब्लड, एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है कि ये ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है।
मोदी का फोन आ रहा है मेरे पास यार, अरे हट जाना, मोदी का फोन आ रहा है भाई। एल्वुलाई टू ब्लड, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात चल रही है बेटा, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात चल रही है, एल्वुलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। देखो भैया ये बीच में, लेकिन यार इसको मत भूल जाना, हार्ट, ये आपने लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर क्या लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी, क्योंकि ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गई तो भैया ये आया। अब देखो कुछ भी वैल्यूज याद ना हो, इस वाले डायग्राम को बना के देखना, कुछ भी वैल्यूज याद ना हो तो ये वाली वैल्यूज, ये वाली और ये वाली वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। मैं भी देख रहा था कल जिन्होंने डिसलाइक की पतझड़ लगा रखी थी वो लोग कहाँ गए आज, एक आ गया भाई, धन्यवाद, है ना। चलो अब लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि भैया, और देखो टेस्ट में यहां तक का डाला है मैंने, आज जो पढ़ा दूंगा ना कल के टेस्ट में यहां तक आएगा, जो हाइब्रिड टेस्ट 3 है। टारगेट वालों के लिए बोल रहा हूं भाई, और 12th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी इतना ही आएगा जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया। जिन जिनको ऑफलाइन पेपर चाहिए वो रिसेप्शन से कलेक्ट कर सकते हैं, घर पे बैठ के दे सकते हैं, है ना, लेकिन आज शाम तक अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। 13 वाले हों चाहे 12th वाले हों, जिनको वो प्रिंटेड पेपर चाहिए, है ना, वो भैया आज शाम तक आपको नाम लिखवाना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। शाम तक नहीं लिखवाया तो नॉट एक्सेप्टेड। देखो अब जो एक्रोस, जहां अपनी कहानी जहां चेंज हो रहा है, ये वाला डायग्राम वैसे तो बना दिया लेकिन आज उसको तरीके से बनाते हैं, है ना। ये वाली अपनी एल्वुलाई है बेटा, है ना, इस वाली एल्वुलाई की जो सेल्स हैं उन वाली सेल्स को बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो पहली ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। डन, पहली देखना। दूसरी इसके पास में से कलेक्टर कौन गुजरती है भैया, दूसरी गुजरती है इसके पास में से एल्वियोलाई। कौन गुजरती है बेटा, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की भी तो सेल्स की लेयर होएगी, एल्वियोलाई की भी क्या होएगी, सेल्स की लेयर होएगी। ये बना दिया मैंने, ये वाली लेयर बना दी। ये लो, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज में पता हो तो अंदर ही अंदर की बस एक एंडोथीलियम बसती है, एक ही लेयर बसती है ट्यूनिका इंटरना, है ना, एक्सटर्ना मीडिया सारी हट जाती हैं। जैसे ये अपन आर्टरी से आर्टेरियोल से जब अपन कैपिलरीज पे आते हैं तो कैपिलरीज में क्या होती है, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना बसती है। ट्यूनिका इंटरना को अपन क्या बोलने लग जाते हैं, एंडोथीलियम। तो अब बच्ची भैया ये वाली तीसरे नंबर की, पहली दूसरी बीच में और बताऊंगा, तीसरे नंबर की बच्ची भैया जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
ठीक है, अपने कहानी क्या हुई, 1 नंबर की ये हो गई, 3 नंबर की ये हो गई, तो फिर दूसरे नंबर की क्या कहानी है, दूसरे नंबर में क्या परेशानी है, ये देखो। दूसरे नंबर में परेशानी ये है, ये इधर भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको कवर करती है। भाई कोई ना कोई तो कवर करेगा ही चीजों को, ऐसे सीधा खुला थोड़ी छोड़ देंगे। और इधर भी ये इसको कवर करके रखेगी, है ना। यदि रियल समझना चाहते हो तो बिल्कुल तरीके से समझो, एक ये इसको इधर भी कवर करेगी, ठीक है बेटा, एक इधर भी कवर करेगी। लेकिन ये सारे आ जाते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस में। एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ी सी ढंग से, है ना। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं बेटा, बेसमेंट सब्सटेंसेस, बेसमेंट सब्सटेंसेस। लेकिन वास्तव में इनके लिए जो कॉमन वर्ड यूज किया जाता है वो बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपकी O2 CO2, O2 को तो किधर जाना है भाई साहब, O2 को जाना है इधर, और CO2 को किधर जाना है भाई, इधर, है ना। O2 को किधर जाना है, इधर, और CO2 को किधर जाना है, इधर। तो ये एक तरीके से आपने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाई है बेटा। क्या बनाई है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसमें कितनी लेयर हैं, 3 लेयर। क्या है बेटा, 3 लेयर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। ये सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बिटवीन alveoli and blood capillaries, alveoli and blood capillaries। कितनी लेयर भैया, 3 लेयर। ये छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं आजकल नीट में, इन चीजों का ध्यान रखना, है ना। जिसमें से ये वाली लेयर हो गई व्हाइट कलर से जो बनाई है, दूसरी वाली ग्रीन कलर से जो बनाई है, और तीसरी वाली एंडोथीलियम जो अपन ने रेड कलर से बनाई है। तो ये अब इसकी, तभी तो अपन ने बात करी थी कि यहां पहली बात तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, वो 3 फैक्टर। अब ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है तो वो 3 फैक्टर भी लिख लो, वाइट से लिख देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, एक बार और लिख लेते हैं, अफेक्टिंग डिफ्यूजन अक्रॉस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। पहला कौन सा था भाई बताओ, फर्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर, या इसको आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा ये ऐसे आएगा, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकंड नंबर पे क्या था बोलो देखें, सेकंड नंबर पे क्या था बेटा, सेकंड नंबर पे था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gas, and third one is thickness। अब आपका ये वाला सवाल गलत हो गया तो गधड़ो, आपसे बेकार आदमी कोई इंसान इस धरती पे कोई है ही नहीं। अब ये सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज इसका एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो सही, कल आपका टेस्ट है ना। टेस्ट जो टारगेट वालों का लगेगा उसका नाम है हाइब्रिड टेस्ट 3, जिसका सिलेबस डाइजेशन और रेस्पिरेशन, प्लस जो इनका लगेगा 12th क्लास वालों का या 11th क्लास वालों का लगेगा, उसका नाम है डीपीपी टेस्ट। ठीक है, डीपीपी टेस्ट में क्वेश्चन है 10, 10, 20 और हाइब्रिड टेस्ट में क्वेश्चन है 25, 25 और 50। ठीक है, तो भैया पढ़ो, मस्त रहो। आज की बातें पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बताओ कि ये चीजें कितनी समझ में आई हैं।
बताओ बेटा। और देखिए आप लोगों के समझ में स्क्रीनशॉट ले लिया, बताओ देखिए कितना समझ में आया आज का जो लेक्चर है, आज का जो लाइव सेशन है, कितना समझ में आया है। रोहन, यस सर, वेरी गुड। और जल्दी से बताओ बेटा। रोहन सबसे पहले बता रहा है भाई। बुद्धि प्रकाश, सुपर सर, वेरी गुड वेरी गुड। बस 2 जनों की समझ में आया है। और भैया समझ आ गया सर। चिराग यस सर, दीपक यस, सिद्दीक खान यस, अभिलेश मीना यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षय डंगा यस 100%, वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा, वेरी गुड। निर्जला मीना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब क्लास को ओवर करते हैं, है ना। कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।